एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रेक्षी विद्यापीठ। आज हम लोग बात करेंगे दिस लेक्चर इज फॉर द क्लास 7th। ये क्लास 7th के लेक्चर है और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम व्हिच इज द लेसन थर्ड ऑफ हिस्ट्री का लेसन थर्ड है। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और नए राज्यों के बारे में। वास्तव में इसमें 12th सेंचुरी के बाद से आफ्टर द 12th सेंचुरी में राजा हर्ष के डेथ के बाद जो नए नए राज्यों का और नए नए राजाओं का जो उदय हुआ, हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष इंडिया रिमेन्ड पॉलिटिकली वीक। राजा हर्ष की डेथ के बाद इंडिया जो है वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया। कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, कई छोटे छोटे राज्य, पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में नहीं रह गई और इंडिया का जो भाग्य था, इंडिया की जो डेस्टिनी थी, वह अब छोटे छोटे राजाओं के हाथों में आ गया था। लोगों में आपस में जिन छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उनमें भी आपस में सुपरमेसी के लिए, एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए, एक दूसरे को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इन लोगों में आपस में फाइटिंग शुरू हो गई थी। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, एक राजा दूसरे राज्य को नीचा दिखाना चाहते थे। इसलिए एक स्ट्रगल जो है, एक संघर्ष शुरू हो गया लोगों में आपस में, छोटे छोटे राजाओं में सुपरमेसी के लिए, अपना डोमिनेशन के लिए। स्थिति ये हो गई कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रह गई इस देश में, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रह गई। मतलब कोई ऐसा राजा नहीं था, कोई ऐसा राज्य नहीं था जो कि पूरे भारत पर शासन कर रहा हो या पूरे भारत को वह पॉलिटिकली यूनाइट किया हो। भले ही छोटे छोटे राजा शासन करते थे, लेकिन वो आपस में यूनाइट नहीं थे। वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे से को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को राज्य को हड़पने के लिए वो लड़ते रहते थे। जैसे कि उस समय जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, वह सेंट्रल अथॉरिटी अब कोई नहीं रह गई। लोग जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जैसे कि मगध एम्पायर था, मगध का एम्पायर जो था वो बहुत ही सशक्त एम्पायर था। दे वर वेरी स्ट्रांग एंड इवन अलेक्जेंडर हैव टू रिटर्न बैक। यहाँ की अलेक्जेंडर को भी उनके सैनिक थे, उन सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था क्योंकि अलेक्जेंडर भी मगध से डरता था, उसके सैनिक मगध से डरते थे क्योंकि मगध वाज ए वेरी पावरफुल स्टेट इन कंटेम्परेरी इंडिया। मगध उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, उस समय एम्पायर था, साम्राज्य था। तो इस तरह से जो राजपूत रूलर्स थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में ही अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे रहते थे, एक दूसरे के राज्य को हड़पने में लगे रहते थे। इसलिए राजपूत शासक जो भी थे वो भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दे सके। ऐसा लोग जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं को कभी एकजुट नहीं कर सके। जो तुर्कों का इन्वेशन शुरू हुआ 12वीं शताब्दी से, जो उसको भी ये लोग चेक नहीं कर सकते, मतलब इसको भी ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग आपस में यूनाइट थे ही नहीं। इसलिए तुर्कों का भारत में आक्रमण करके और यहाँ पर शासन करना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने के कारण, छोटे छोटे राज्यों में देश के विभाजित हो जाने के कारण, कोई ऐसा पॉलिटिकल पावर ना होने के कारण कि जो सभी लोगों को एकजुट कर सके। जो यहाँ के राजाओं की मेंटालिटी थी कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे, एक दूसरे से अपनी कुछ सिक्योरिटी दिखाना चाहते, इन सब कारणों से तुर्कों का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो सफल हो गया और तुर्क यहाँ पर शासन करने लगे। 12वीं शताब्दी में इन्होंने यहाँ पर अपने शासन स्थापित कर दिया था। तो ये था। और उस समय जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जो छोटे छोटे राज्य बने, उन राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे है पहला किंगडम इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज में गुर्जर और प्रतिहार वंश के लोगों का शासन था। ये लोग करीब 2 शताब्दियों तक शासन किए। इनका जो शासन रहा वह करीब 2 शताब्दियों तक रहा।
इनका जो मोस्ट फेमस इस शासक, अब इसके बारे में हम लोग साथ ही इस पर डिस्कस करेंगे, बाद में आगे जो आगे लेसन है उसमें डिटेल में इसमें बताया जाएगा। तो जैसे वहाँ कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का शासन था, और दे हैव रूल्ड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज। इन लोगों ने करीब 2 सेंचुरी तक शासन किया, मतलब 2 शताब्दियों तक, 200 सालों तक शासन किया। इनमें इनके जो सबसे मोस्ट फेमस जो इसमें किंग थे वह थे राजा भोज, मतलब इस वंश के जो मोस्ट फेमस किंग थे वो थे राजा भोज। वो बहुत अच्छे वॉरियर थे, वह लिटरेचर को संरक्षण दिए, साहित्य को उन्होंने संरक्षण दिया, साइंस और आर्ट को उन्होंने काफी संरक्षण दिया था। ही वॉज डिवोटी ऑफ गॉड विष्णु, वह मतलब भगवान विष्णु के वह भक्त थे। लेकिन 1916 में 916 ईस्वी में राजपूत शासकों ने जो कि दक्षिण में उस समय शासन करते थे, उन्होंने आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है इन लोगों ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन को इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो 916 एडी के बाद से अब कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों का शासन खत्म हो गया था और वहां पर अब ये लोग राष्ट्रकूट जो है वहां पर शासन करने लगे। इसके बाद फिर आता है राठौर और गहरवार ऑफ कन्नौज। राठौर वंश जो कि कन्नौज पर शासन करते थे। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार, जब प्रतिहारों का शासन खत्म हुआ, जब प्रतिहारों का पतन हो गया, उनका शासन खत्म हो गया, तो उस समय राठौर और गहरवार उन लोग कन्नौज पर शासन करने लगे। मतलब कि इन लोगों ने हरा करके गुर्जर प्रतिहार को हारने के बाद इन लोगों ने वहां पर शासन करना शुरू कर दिया। इनका जो शासनकाल था वो 1090 से लेकर के 192 एडी तक इन लोगों का शासन चला। मतलब 1090 से लेकर के 1192 तक इन लोगों का शासन चला। किसका शासन चला? राठौर और गहरवार ऑफ कन्नौज के राठौर वंश के शासकों का या गहरवार वंश के शासकों का शासन चला। इनका जो लास्ट रूलर था वो था जयचंद। द लास्ट रूलर वह जयचंद। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था जयचंद। फिर इसके बाद आता है अजमेर एंड दिल्ली, चौहान साहब अजमेर एंड दिल्ली। चौहान वंश के शासक अजमेर और दिल्ली में शासन करते थे। इन्होंने, चौहान वंश के शासकों ने एस्टेब्लिश किंगडम इन 8th सेंचुरी, इन्होंने अजमेर में और दिल्ली में 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में इन लोगों ने शासन स्थापित किया। इनका जो मोस्ट फेमस पावरफुल जो रूलर था वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां दी हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक बहुत ही महान योद्धा थे, वो बहुत ग्रेट वॉरियर थे और उनके इस बहादुरी की मतलब कथाएं जो है पृथ्वीराज रासो, एक बुक जो है पृथ्वीराज रासो जिसे कि चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई ने बुक लिखा था पृथ्वीराज रासो और उस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां लिखी हुई हैं। उनके जीवन के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में चंद बरदाई ने बहुत डिटेल और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा उन्होंने उसमें वर्णन किया है। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ था। इन 1191 में मोहम्मद गोरी अटैक एट दिल्ली, वह दिल्ली पर जो है उसने अटैक किया। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, ए बैटल वाज फॉट बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है, which was held in 1191। तराइन जो है इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा, ये हरियाणा में एक जगह है जैसे कि तराइन के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और मोहम्मद गोरी वापस चला गया। मतलब कि इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, जो तराइन की पहली लड़ाई हुई जो कि 1191 में हुई, उसमें मोहम्मद गोरी हार गया
पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया और वो वापस चला गया। लेकिन ही रिटर्न बैक इन 1192, वह फिर 1192 में भारत पर अटैक किया। इन दिस बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस बैटल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ए बैटल वाज फॉट बिटवीन द मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान इन 1192 में एक दूसरी लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच, जिसे कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है, या तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से, लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और यहां से पृथ्वीराज चौहान का शासन खत्म हो गया और यहीं से तुर्कों का शासन शुरू हो गया था। यहीं से तुर्कों का शासन शुरू हो गया और भारत में फिर जैसा कि आपको पढ़ाया गया था दिल्ली सल्तनत में 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी जीतने के बाद, अन्य क्षेत्रों को भी जीतने के बाद, ही रिटर्न बैक टू अफगानिस्तान। वो फिर अफगानिस्तान वापस चला गया था, वहीं का वह शासक था, वो वहां वापस चला गया था और यहाँ अपने कुछ गवर्नरों को उसने अपॉइंट कर दिया था, जिसमें से एक गवर्नर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन 1106 मोहम्मद गोरी डाइड, मोस्ट ऑफ हिज गवर्नर्स डिक्लेयर देम इंडिपेंडेंट। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद से उसके जो गवर्नर थे उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिनमें से कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उस समय दिल्ली का गवर्नर था, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और यहीं से 1206 से ही भारत में सेफ डायनेस्टी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो राज्य था, किंगडम था, वो था पवार और परमार साथ मालवा। ये मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे, जिन्हें पवार या परमार भी कहा जाता था, दोनों कहा जाता था। तो परमार वंश के शासक या पवार वंश के शासक मालवा में शासन करते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार, मतलब कि प्रतिहारों, पहले इस क्षेत्र पर प्रतिहारों का शासन था, लेकिन प्रतिहार वंश के शासकों का पतन होने के बाद यहाँ पर पवार और या परमार वंश के शासकों ने अपना शासन स्थापित किया। इनकी राजधानी जो थी, इन्होंने अपनी राजधानी धारा बनाया, धारा नाम की जगह को, जो कि इंदौर की राजधानी थी। इस वंश के सबसे फेमस जो राजा थे वो थे राजा भोज। राजा भोज बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े ज्ञानी राजा थे। उन्हें एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत रुचि थी और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी। राजा भोज ने ही रोट सेवरल बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री एंड ग्रामर। उन्होंने पोएट्री और ग्रामर पर और एस्ट्रोनॉमी पर उन्होंने कई बुक्स लिखी थी। वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे, वो बहुत विद्वान शासक थे और उन्होंने उनकी कई बुक में जो है उनकी राइटिंग का कलेक्शन भी किया गया। जो कुछ उन्होंने लिखा था कि हिज स्टोरीज कलेक्टेड इन द नंबर ऑफ बुक्स, उनकी जो स्टोरी उन्होंने जो लिखी थी उसको कई किताबों के रूप में संकलित किया गया है या कई बुक्स में उसका संकलन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ही बिल्ट भोजपुर लेक एंड मोर देन 100 टेम्पल्स। उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लेक बनवाया जिसे कि भोजपुर लेक के नाम से जाना जाता है और करीब उन्होंने 100 से अधिक टेम्पल भी बनवाए, मंदिर भी बनवाए। तो इस तरह से पवार या परमार वंश के शासकों का के वंश के लोगों का शासन था, जो कि मालवा में शासन करते थे। फिर इसके बाद आता है चंदेल। चंदेल साहब बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि वेस्टर्न यूपी में है, वेस्टर्न यूपी और कुछ भाग एमपी तो मिला करके बुंदेलखंड क्षेत्र होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश के शासकों का शासन था। ये इनका जो किंगडम था सिचुएटेड बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड यमुना। इनका जो क्षेत्र था, जो राज्य था, वो नर्मदा नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में था। इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी महोबा थी। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी जो थी वो महोबा में थी। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में बहुत अच्छे मंदिर बनवाए थे, जो कि खजुराहो के प्राचीन मंदिर के नाम से विख्यात है और देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, विजिट करते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो खजुराहो जो है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा लेकिन चंदेल वंश के शासकों का शासन 1213 में खत्म हो गया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया और चंदेल वंश के शासकों को हरा करके
बुंदेलखंड क्षेत्र को अपने एम्पायर के अधीन कर लिया, अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। तो चंदेल वंश के जो शासक हैं उनको खजुराहो के मंदिरों के लिए बहुत फेमस माना जाता है। उन लोगों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे जो कि इंटरनेशनली फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। फिर इसके बाद आता है सिसोदिया ऑफ मेवाड़। सिसोदिया मेवाड़ में, सिसोदिया जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसमें सिसोदिया वंश के शासक शासन करते थे। इनकी राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर जो है आक्रमण कर दिया था और चित्तौड़ के किले पर उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद एक दूसरे राजपूत शासक जिनका नाम था हमीद, उन्होंने फिर से एक बार, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद एक बार फिर से वहां पर राजपूत शासकों का शासन शुरू हुआ और उसे रिस्टेब्लिश किया राजा हमीद ने। हमीद जो एक राजा थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने फिर से एक बार सिसोदिया वंश के शासन को स्थापित किया। सिसोदिया वंश के जो शासक थे उनमें जो फेमस राजा रहे थे जैसे महाराणा प्रताप थे, महाराणा कुंभा थे, महाराजा सवाई जय सिंह थे, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप, ये जो है इन तीन वंश के सबसे फेमस शासक रहे थे। इसके बाद फिर आता है पाल वंश के शासकों का। पाल वंश के शासक जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब बिहार, बंगाल और बिहार में, यहाँ पर ये लोग शासन करते थे। तो पाल वंश के शासकों ने बंगाल और बिहार में करीब 400 वर्षों तक शासन किया। He ruled for about 400 years। उन्होंने करीब 400 वर्षों तक शासन किया। इनके जो सबसे फेमस रूलर थे वो थे धर्मपाल। धर्मपाल जो है इस वंश के सबसे मतलब पाल डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे। वो जो है शिक्षा और साहित्य पर उन्होंने विशेष बल दिया था। धर्मपाल के समय में कई मंदिर वगैरह भी बनवाए गए और धर्मपाल के समय में जो है मतलब धर्मपाल नहीं बल्कि पाल वंश के शासकों के समय में एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग जो थे, जो पाल वंश के जो शासक थे, वो बुद्धिस्ट धर्म के और बुद्धिस्ट कहिए कि नॉलेज और ज्ञान को इन लोगों ने काफी बढ़ावा दिया था। इन्होंने बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट और लिटरेचर को इन लोगों ने काफी बढ़ावा दिया था। ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और इनके समय में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासकों ने स्थापित किया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध था और बहुत दूर दूर से फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो इस तरह से जो पाल वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो धर्मपाल था। इसके बाद अन्य और कई भी किंगडम और एक दो किंगडम्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।